के स्रोत है, इसके संपर्क में आप आइएगा तो आपको चोट लग जाएगा। तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये होता है आइसोलेशन। किसी भी मशीन में कार्य करने जाएंगे तो आपको क्या क्या बंद करना पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंडक्शन है एग्जाम्पल, या और भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें आपको मेंटेनेंस कार्य करना है। तो सबसे पहले पावर काटना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और यदि गर्म है तो वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। तो 2 एनर्जी आइसोलेशन हो गया वहां पे। तो इस तरह से ऊर्जा के जो भी स्रोत है गाड़ी में या मशीनरी में, इक्विपमेंट में, उसे बाहर करना होगा। इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, आप जो काम करने वाले हो इस काम का प्रभाव दूसरे काम पे कितना पड़ने वाला है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझ ले, एकदम गांव का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए किसी क्या शादी में कुकिंग हो रहा है, खाना बन रहा है, और अभी आपके सामने सीजन था, गेहूं की दौड़ी चलने लगी। अब उसमें तो बहुत डस्ट उड़ता है, और उधर ही उसका मुंह आपने कर दिया जिधर भोजन पकड़ता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। नहीं कर सकते आप ऐसे। बड़ा बोलने का मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, यानी आपके कार्य करने के चलते किसी दूसरे काम पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण समझ ले, पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं, तो पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं तो वहां पे आसपास में वेल्डिंग का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। पेंटिंग और वेल्डिंग एक साथ नहीं हो सकता है, फायर पकड़ ले। तो इस तरह से कोई भी आप काम करने जाएंगे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन से ऊर्जा को यहाँ पे आइसोलेट करना है और हमारे कार्य से और दूसरे कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पावर सप्लाई आइसोलेशन, ये तो साफ है कि बिजली से संबंधित यदि कोई कनेक्शन है उस मशीनरी में जिस पर काम करने जा रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। उसके बाद है लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस एंड पाइप्स। अब इसका कहाँ जानकारी चाहिए। यदि मान लीजिए आप खुदाई के कार्य करने वाले हैं, एक्सकवेशन करने वाले हैं, तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि अंदर में कौन कौन सा लाइन जा रहा है या कौन कौन सी सर्विसेज है। जैसे एग्जाम्पल, अंदर कतार जा रहा हो, पाइपलाइन जा रहा हो, गैस पाइपलाइन जा रहा हो, नाला का कोई लाइन जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, तो उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि अंदर से क्या क्या जा रहा है, राइट। और उसके बाद जो है अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन की जानकारी होने के बाद ही आप खुदाई करेंगे, और नहीं तब ऐसे खुदाई करेंगे तो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन डैमेज हो जाएगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पावर केबल, यानी कि ऊंचाई से पावर केबल जो जा रहा है तो आपको कुछ ऊंचाई वाला ही कार्य करना है। जैसे मान लीजिए क्रेन या हाइड्रा से कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऊपर के जो केबल जा रहा है एलिवेटेड यानी ऊंचाई पे, उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि उस पावर केबल जो ओवरहेड जा रहा है उससे हम डिस्टेंस बनाए, उससे पर्याप्त मात्रा में दूरी बना के ही नीचे कार्य करें। फिर कहता है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पाइपलाइन इन वॉकवे। कई बार क्या होता है कि ऊपर से पाइपलाइन भी जाता है या ब्रिज वगैरह जाता है, जैसे आप रोड पे देखते हो ब्रिज निकलता है ऊपर से, ओवर ब्रिज जैसा निकलने के लिए। तो वहां पे क्या है, वहां पे चांसेस है यदि मान लीजिए कोई मशीनरी ऐसा जा रहा है जिसका हाइट ज्यादा है, तो वहां पे चांसेस है कि उसके संपर्क में आएगा और उसके संपर्क में आने के बाद चोट लग जाएगा किसी को, या कुछ डैमेज कर देगा, तोड़ देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक आध इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार हमने देखा कि जो डंपर होता है, डंपर में क्या किया कि वो उसका जो बकेट है उठा देता है वो लोग, तो उठाने से क्या होता है, मिट्टी नीचे गिर जाता है, फिर वापस हाइड्रोलिक से गिरा देता है। तो उसने क्या किया कि उठाया, मिट्टी गिराया, उसके बाद गाड़ी चलाना चालू किया और उसको गिराया नहीं, डाउन नहीं किया, भूल गया डाउन करना। तब तक बिजली का तार था, ऊपर जाकर मारा, तोड़ दिया। अब संयोग ये है उस समय बिजली नहीं था, यदि बिजली होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसा होता है। तो ऊपर में यदि आप कार्य कर रहे हो कहीं भी, तब तो देखना होगा कि ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके संपर्क में हम आएंगे, या कोई बिजली का केबल या कोई पाइपलाइन या कोई ब्रिज या कोई भी वॉकवे जिसके संपर्क में हमको आने से चोट लग जाएगा। तो ऐसे
कार्य को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है लॉकआउट टेक आउट रिक्वायरमेंट। ये अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लो। लूटो कहाँ चाहिए, ये जो बगल में चक्री दिख रहा है ना, ये एनर्जी के स्रोत है। इसी एनर्जी को बंद करने के लिए लूटो लगता है। मतलब कि पहले मशीन को बंद करके लॉक लगाइए, उसको बोलते हैं लॉकआउट। और उसके बाद टू टेक आउट। टेक आउट में क्या करेंगे, एक पेपर का टुकड़ा लगता है जिसपे लिखा रहता है कि किस कारण से किस लिए बंद किया गया है, उसको बोलते हैं टेक आउट। तो लॉकआउट एंड ये कार्य आपको करना है। उसके बाद है अगला प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं बात कर रहा था ना, प्रेशर कहाँ रहता है। प्रेशर जैसे मान लीजिए एयरलाइन है, एयरलाइन में प्रेशर रहता है, तो उसको वो रिलीज करना पड़ेगा कि प्रेशर कम हो जाए, उसके बाद उस मशीनरी में आप कार्य कर पाओगे। और टेम्परेचर, कोई गर्म वस्तु है तो वेट करना पड़ेगा कि वो ठंडा हो जाए, तब उसमें आपको कार्य करना है। वाल्व आइडेंटिफिकेशन। वाल्व आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सिंटेक्स है, टंकी छत पे लगी हुई है, उसकी सफाई करनी है। तो सफाई करनी है तो कैसे सफाई होगा, पहले उसका पानी पूरा ड्रेन करना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा, या यूज कर लो। पानी जब जीरो हो गया तो भाल बंद करना पड़ेगा ना, कि अंदर आदमी प्रवेश करके सफाई करेगा तो बाहर से कोई मोटर ना चालू कर दे और कोई पानी ना जाना चालू हो जाए, ऐसा तो है। यानी क्या करना पड़ेगा, बाहर से किसी न किसी व्यक्ति को भाल को बंद करके चाबी रखना पड़ेगा अपने पास, कि हम तो कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं, और इसमें यदि किसी व्यक्ति को पाइपलाइन किसी व्यक्ति ने ऑन कर दिया तो अंदर कार्य कर रहे व्यक्ति के ऊपर पानी गिरेगा, और हो सकता है ज्यादा पानी गिरे तो उसमें वो दम घुट जाए उसका। इसके लिए भाल को, संभावित भाल को बंद करना जरूरी है। उसके बाद है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। कोई भी प्लांट को ऐसे नहीं बंद किया जाता है, उसका प्रोसीजर रहता है कैसे बंद करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिस्किट फैक्ट्री। तो बिस्किट फैक्ट्री जो होता है उसको बंद करने में 4 घंटे से ज्यादा लग जाता है। मतलब पीछे से जो डो बन रहा है, मैदा गूंथा जा रहा है, वहां से बंद करना पड़ेगा, फिर मिक्सर बनाना बंद होगा, फिर लेमिनेटर में डालना बंद करना पड़ेगा, फिर ओवन में डालना बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पैकिंग बनाना खत्म होगा। मतलब जब तक पूरा माल खत्म नहीं होगा बंद नहीं कर सकते, बीच में ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो आपको जानना चाहिए कि बंद कैसे करना है, राइट। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चलाना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो सीधा जाकर स्विच ऑफ करेंगे, बड़ा हादसा हो जाएगा। या स्टील प्लांट में जाइए, तो स्टील प्लांट को बीच में बंद नहीं किया जा सकता है। एटलीस्ट जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल को मटेरियल में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको बंद किया जा सकता है, बीच में कहीं बंद नहीं किया जा सकता है। तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, कोई भी मशीन में मेंटेनेंस करना है तो निर्देश लिखा रहता है कि क्या करे। जैसे निर्देश लिखा रहता है कि बंद होने के 5 मिनट तक वेट करे, ठंडा होने दे, या ये होने दे, जो भी निर्देश दिया है उन सभी निर्देशों का आपको एक बार पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होता है जब हम मेंटेनेंस करने जाएंगे या कोई भी कार्य करने जाएंगे, तो वर्क परमिट के दौरान इन 11 बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें आपका कोई प्रश्न होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ऊपर से। सबसे पहले प्रोसेस एंड मटेरियल इन्वॉल्व, यानी जो आप कार्य करने वाले हो इसमें ऑपरेशन रनिंग प्लांट है तो कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, और मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, या उस लाइन में भी कोई मटेरियल है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर, यस। उसके बाद से आइसोलेशन रिक्वायरमेंट में क्या करता है कि जो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट होता है उसमें कौन कौन से भाग को आपको बंद करना है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद उसे हम लोग को बंद करके उसके बाद कार्य करना होगा। इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य पे, उस कार्य से दूसरे कार्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि वेल्डिंग का कार्य आप कर रहे हैं और बगल में कोई पेंटिंग का काम शुरू किया, तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फायर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि वेल्डिंग का कार्य चल रहा है, वहीं पे पेंटिंग फ्लेमेबल मटेरियल आया, वहां पे संभावनाएं बढ़ जाएगी।
उसके बाद दिया हुआ है पावर सप्लाई आइसोलेशन। जिस मशीनरी में आप काम कर रहे हैं उसमें बिजली से संबंधित यदि कोई एनर्जी है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, और पूरी तरह से जब आइसोलेट हो जाए, मशीनरी बंद हो जाए, उसके बाद आप वहां पे कार्य करना। उसके बाद फिर से क्या है, लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस एंड पाइप। मतलब आपका जो प्लांट है उसमें अंदर से कोई पाइपलाइन आ रहा है या कोई भी ऐसा पावर केबल या कोई भी लाइन, गैस लाइन या फ्यूल लाइन कुछ भी जा रहा है, तो उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और इसकी जानकारी 5 नंबर पॉइंट की जानकारी कब चाहिए, जब हमको एक्सकवेशन करना है, तो 5 नंबर पॉइंट की जानकारी हमें होना चाहिए। 6 नंबर है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पावर केबल। यानी कि यदि आप कहीं कार्य कर रहे हैं, ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, जो अक्सर आपको में दिखता है, तो बिजली का तार जो ऊपर से जा रहा है उसके आसपास आप ऊपर तक यदि कार्य करने जाएंगे तो वहां पे संभावना है कि आप उसके चपेट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो वहां से आप डिस्टेंस बनाइए, या यदि करना ही है बिजली के तार तक एकदम जाकर पूरा मैंडेटरी है, तो ऐसे केस में आप बिजली ऑफिस में बात करके पावर भी कट करवा सकते हैं यदि ऐसा नेसेसरी रिक्वायरमेंट आता है तो। उसके बाद फिर से आ जाता है लॉकआउट, सॉरी, एलिवेटेड पावर केबल के बारे में बात कर लिए। उसके बाद लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पाइपलाइन एंड वॉकवे। कई बार आप देखते हो कि रोड के ऊपर से एक प्लांट में भी ओवरहेड पाइपलाइन जा रहा है, या ब्रिज है ऊपर क्रॉस करने के लिए, कहीं सबवे होता है, कहीं ब्रिज होता है। तो ऐसा यदि कुछ है और आपको ऊपर तक काम करना है, क्रेन वगैरह का मूवमेंट है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या इस परिस्थिति में हम यहाँ तक काम कर सकते या नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या कोई और उपाय करना पड़ेगा कि कैसे कार्य करें। यहाँ तो ऊपर में कोई वस्तु गई हुई है, जैसे एग्जाम्पल पाइपलाइन गया है या ब्रिज है, तो वहां पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। लॉकआउट एंड टेकआउट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी मशीनरी में काम करना है तो मशीन में ऊर्जा होता है, और ऊर्जा के संपर्क में जब हम आएंगे तो हमें चोट लग जाता है। उस वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोटो करना पड़ेगा। और लोटो का मतलब क्या है कि मशीन को पूर्ण रूप से बंद करके दो, और उसके बाद टू टेक आउट, ताला मारिए और चाबी क्या बोलते हैं चेक लगाइए, तो ये होता है लोटो। उसके बाद आ गया प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर का मतलब है कि दबाव उसमें है, एयरलाइन प्रेशर है, उसको रिलीज कर दीजिए, प्रेशर खाली हो जाए। और दूसरा टेम्परेचर, यदि मान लीजिए तापमान है, गर्म है, छोड़ दीजिए, वेट करिए, ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद से वाल्व आइडेंटिफिकेशन। अब यदि मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, तो आपको जहां पे काम करना है वहां काम करने के लिए कौन कौन से वाल्व बंद करना पड़ेगा जिसमें आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं आए, तो उसको बोलते हैं वाल्व आइडेंटिफिकेशन। और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, प्लांट को ऑपरेट करना है और कैसे मेंटेनेंस करना है, आपको आना चाहिए या उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आप इधर उधर स्विच दबा दोगे जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये हो गया आपका परमिट में, इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होता है, जो मैंने आपको 2 बार बता दिया। उम्मीद है कि सभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्क साइट इंस्पेक्शन, ध्यान से देखिएगा। एनीवन इन्वॉल्व इन शाइनिंग द परमिट वर्क मस्ट विजिट द वर्कप्लेस इन ऑर्डर। मैं बार बार ये बात बोला हूं और आज देखो ये बात सामने आया कि जब भी आपको वर्क परमिट देना है या लेना है तो आपको कहाँ जाना है, जहां काम होना है वहां जाना है। परमिट का लेन देन कहां से होगा, जहां पे कार्य हो रहा है वहां से, इधर उधर से परमिट का लेन देन नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्यों, इधर उधर से परमिट का लेन देन होगा तो वहां पे वास्तविक स्थिति क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। यानी आप वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन करने चाहेंगे तो वहां पे आसपास में क्या एक्टिविटी चल रहा है, साइट का क्या रेगुलेशंस है, या वहां पे कौन कौन से खतरा है, ओवरहेड कुछ गया है क्या, अंडरग्राउंड कुछ है क्या, आने जाने का रास्ता कैसा है, या अन्य कोई हैजार्ड है क्या, या अन्य कोई पैरेलल एक्टिविटी चल रही है क्या। ये सभी प्रश्न का जवाब वहां पूछेंगे तो देखने से पता चलेगा। अब जैसे आपने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया और ऊपर उभर बिजली का तार है और इसके फोल्डिंग बनाने का आपने परमिशन दे दिया, वो तो बना देगा।
और इसके फोल्डिंग पाइप यदि ऊपर बिजली का तार के संपर्क में आया, मल्टीपल फर्टिलिटी हो जाएगी। कौन जवाब देगा, राइट। तो ये सभी व्यवस्था को देखना जरूरी होता है, और मेंटेनेंस में लापरवाही होगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए सभी एक्टिविटी को वर्क प्लेस पे जाकर के इंस्पेक्शन करके बढ़िया से चेक करके उसके बाद ही आपको वहां पे परमिट देना है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, जब आप वहां पे जाइए फ्लेमेबल आइटम ढूंढिए, कोई ज्वलनशील तो नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, कमी तो नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि कोई टॉक्सिस फिर विषैला जहरीला गैस वहां पे कोई है क्या, या कोई ऐसा मटेरियल है क्या, कन्फाइंड स्पेस ऐसा तो नहीं कि अंदर प्रवेश करके काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कुछ है क्या जिसे चोट लग जाएगा, प्रेशर यानी दबाव, टेम्परेचर यानी तापमान, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई घूमने वाला, ट्रैफिक, फॉल, स्लिप, ट्रिप, ये सब हैजार्ड है। ये सब यदि रहेगा वहां पे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो जब प्लांट में जाएंगे तो इन सब प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, और इन प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और इस जब उसमें कुछ दिखता है और उसको आप एक्शन लेते हैं उस पे, तो हादसा होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप वर्क प्लेस पे जाए और वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करें, पोटेंशियल हैजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप वर्क परमिट दें ताकि वहां पे काम हो सके। इन सभी के बिना वर्क परमिट देना खतरों से खाली नहीं है। ऐसे केस में आप वर्क परमिट देंगे तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, राइट। इसमें उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो पूछ लो। ये क्या कहता है, किसी को कोई डाउट है? यस, देखिए दो बात है यहाँ पे। कहता है कि जब भी आपको परमिट साइन करना है ना तो आपको वर्क प्लेस पे जाना है, यानी जहां काम चल रहा है वहां जाइए। वहां जाने के बाद देखिए क्या कार्य चल रहा है, आसपास में कौन कौन लोग कार्य कर रहे हैं, साइट से संबंधित जो नियम है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओवरहेड कोई बिजली का तार या कोई ब्रिज या कोई भी पाइपलाइन या स्ट्रक्चर तो नहीं गया है, अंडरग्राउंड कुछ है क्या, ड्राइंग के माध्यम से पता करेंगे, आने जाने का रास्ता का क्या पोजीशन है, नेचुरल हैजार्ड यानी और भी कोई प्राकृतिक खतरा वहां पे है क्या। तो इन सब प्रश्नों का जवाब ढूंढिए, यदि है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। और पोटेंशियल हैजार्ड क्या हो सकता है, ये तो वर्क एरिया में होगा, फ्लेमेबल गैस हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक, फॉल, ट्रिप, स्लिप, ये सब खतरा के कारण है, पोटेंशियल हैजार्ड है, चोट लग जाएगा इन सबसे। इन सभी को ढूंढिए। इसमें से यदि कोई कुछ है, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि वहां पे फ्लेमेबल मटेरियल रखा है, हटा दीजिए उसको वहां से, बोलिए कि आप यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, यहाँ पे वर्क चल रहा है, कैसे फ्लेमेबल मटेरियल यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो उसको बोल करके हमें हटाना पड़ेगा, राइट। इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। फिर आगे देखेंगे, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान बहुत कुछ हो सकता है, एक पर्टिकुलर हम बात नहीं बोल सकते, जो भी मटेरियल हो या गैस हो जो जहरीला है वो सभी के सभी टॉक्सिस में आएगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें, क्लोरोफार्म रखा हुआ है, खतरनाक है, राइट। ऐसे बहुत सारे आइटम है, पेट्रोलियम बेंजीन है, केमिकल है, टॉक्सिस है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जहरीला है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस में है, तो उसको यहाँ पे नहीं रखा जाए। यह सल्फास रखा हुआ है, टॉक्सिक मटेरियल है ना, विषैला है, जहर है, एक तरह से पॉइजन है। तो बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आपको उसके प्रॉपर्टी से पता चलेगा। तो जैसे कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिक है कि नहीं है, आप उसका एमएसडीएस उठाइए, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, और एमएसडीएस उठा करके पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा टॉक्सिक है या नहीं। जैसे मैं आपसे बात करूं, शुगर रखा हुआ है या पेट्रोल रखा हुआ है, तो पेट्रोल टॉक्सिक है या नहीं है, जवाब आएगा नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, फ्लेमेबल है, तो उसके एमएसडीएस से पता चलेगा। जब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट उसका खुलेंगे तो उसमें उससे संबंधित जानकारी रहेगा कि वो फ्लेमेबल है या टॉक्सिक है, तो उसके एमएसडीएस से पता चलेगा, राइट। तो यदि है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लॉक एंड की में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। या टॉक्सिक गैस भी हो सकता है, कौन कौन सा टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब क्या है, टॉक्सिक गैस। ये आपको प्रॉब्लम कर देंगे। समझ में आ रहा है भैया? यस।
तो ये टॉक्सिक गैस है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई भी जहरीला वस्तु, अब वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, सिंपल सा है, जानलेवा हो सकता है आपके लिए, राइट। परमिट वर्क सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं समझिएगा ध्यान से। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल वर्क प्रोसीजर इज essential to ensure the work will proceed safely in a planned and logical manner। कोई भी कार्य करना है कैसे करना है, पहले सेफ्टी में हो जाए, सुरक्षित वो कार्य हो पाए, लॉजिकल मैनर तरीका हो काम करने का, और जिसमें किस किस चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर्ड, रेफरेंस ड्राइंग, टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशन, detail of any special equipment, need to inform local authority, safety precautions of equipment, emergency procedures। एक एक को पढ़ेंगे। रेफरेंस ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ लेते हैं, जब एक्सकवेशन करना होता है तब। खुदाई के दौरान ड्राइंग लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर में क्या है, कोई पाइपलाइन गया है, कोई बिजली का तार गया है, कुछ भी गया है, ड्राइंग के माध्यम से हमको जानकारी होगा कि अंदर में क्या गया हुआ है। टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशन, अब एग्जांपल जैसे टाइम में क्या आएगा, मान लीजिए कि आपके प्लांट में कोई ऐसा कार्य है, जैसे एचपी पंप है, एचपी पंप स्टार्ट करने का टाइम है 2 बजे, और कंडीशन ये है कि वो पंप स्टार्ट करते टाइम में वहां पे कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। तो ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि 2 बजे स्टार्ट होता है, हमको वहां से हट जाना है। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशन वगैरह का काम है, या और भी है, मान लीजिए कोई पंप है जो 2 से 6 बंद होता है, शाम को 4 घंटा के लिए, दोपहर में बंद होता है, शाम को चालू होता है। तो ऐसा कोई आपका मेंटेनेंस आएगा तो उस बीच में जाके कर सकते हो कि चलो 4 घंटा तो बंद रहता है, उस बीच में लोटो लगा के कार्य कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन कब होने वाला है, कौन सा कार्य कब होता है, उसके हिसाब से आप कार्य करते हो। जैसे एग्जाम्पल, आपके बाइक में क्या होता है, आपको पता है हमको आज कहीं नहीं जाना है, घर में ही है, तो चलो मेंटेनेंस करना है, पूरा दिन लगेगा, तो क्या है करो, तो ऐसा बात करके ही देते हो ना। या कोई जल्दी हो, आपका एग्जाम हो, या कोई किसी को ट्रेन पकड़ाना हो, या कोई अर्जेंट कार्य हो, गाड़ी में कोई खराबी होगा बाद में बनवाएंगे, चलो पहले काम पे चलते, ऐसे ही होता है ना। यस, तो ये एक्टिविटी को फॉलो करना है। डिटेल ऑफ एनी स्पेशल इक्विपमेंट, अब कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी होना चाहिए क्या है, और स्पेशल इक्विपमेंट क्या होता है। जैसे अत्यधिक खतरनाक इक्विपमेंट है, ये स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है। कोई मॉनिटरिंग डिवाइस है, वो खतरनाक इक्विपमेंट हो सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो खतरनाक इक्विपमेंट हो सकता है, स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है। जैसे स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब है उसको बंद होने से पता चले कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता होगा तो क्या होगा, लफड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब अनिवार्य है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। नहीं पता रहेगा तो मामला फंस जाएगा। यस, तो आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछता है नीड टू इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटी, ये कब होता है? मैं कल बता रहा था ना, आपको चर्चा कर रहा था कि कई बार क्या होता है, हमको ब्लास्टिंग करना है, तो ऐसे केस में आसपास के अथॉरिटी को बताना पड़ेगा ऐसा कार्य हम करने वाले हैं। जैसे मैं रॉक ब्लास्टिंग की बात कर रहा था, पहाड़ वगैरह में तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग डायनामाइट वगैरह से उड़ाते हैं। तो ऐसे केस में आसपास के कम्युनिटी को, लोकल अथॉरिटी को भी बताना पड़ता है कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट, जो सुरक्षा से संबंधित सावधानियां हैं वो सभी की सभी आपको लेनी है, या यदि उपकरण भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट क्या हो सकता है, ELCB, ये सब सेफ्टी उपकरण है। इमरजेंसी प्रोसीजर, आपको पता होना चाहिए कि यदि आपातकाल हो गया, कोई हादसा हो गया तो हमें करना क्या है, राइट? ये आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उस समय नहीं पता होने से लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद द प्रोसीजर शुड इंक्लूड, प्रोसीजर में क्या शामिल होगा,
लॉगिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर्स मतलब लोटो, कैसे लोटो लगाना है। लोटो किस लिए? एनर्जी आइसोलेशन के लिए। हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस जो है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद कैसे होगा? लोटो लगाने से बंद होगा। तो आपको लोटो लगाना है, वहां पे लोटो अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद अगला है प्रोसेस कोई है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बारे में, या यूटिलिटी है, वाटर, एयर या ऑयल कुछ भी हो, उसको बंद करना पड़ेगा कि कोई भी एनर्जी सोर्स बाहर ना आए, और बंद करने के बाद ही हम वहां पे कार्य करने के लिए परमिशन। अंतिम लाइन देखिए, डीप्रेशराइजिंग, यदि उसमें प्रेशर है तो कम करो। जैसे मान लो साइकिल में आपका टायर में हवा कम हो रहा है बार बार, तो जब बनाने जाता है तो पूरा एयर पहले निकालता है ना, हवा भरा हुआ में तो नहीं बना पाएगा, पहले हवा पूरा निकालता है। तो ऐसा प्लांट में भी कई लाइन में एयर है, पूरा एयर रिलीज करना पड़ेगा, जीरो प्रेशर चाहिए। उसके बाद ड्रेनिंग, पानी भरा हुआ है टंकी में, कार्य करना है, पूरा पानी या तो गिराइए नहीं तो इस्तेमाल करके यूज कर लीजिए, पूरा ड्रेन कर लीजिए। वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें पॉइंट दिए रहते हैं, उसको खोलना है, ओपन करना है, ताकि हवा का आदान प्रदान बाहर अंदर बाहर हो पाए। पर्जिंग और फ्लशिंग दोनों को एक साथ समझ। पर्जिंग और फ्लशिंग क्या होता है? फ्लशिंग मतलब होता है किसी भी टैंक या वेसल को पानी से धोना, फ्लश करना, और पर्जिंग मतलब होता है हवा से धोना। ये दोनों में अंतर है पर्जिंग और फ्लशिंग में। पर्जिंग बोले तो हवा से धोना, और फ्लशिंग बोले तो पानी से धोना। पर्जिंग कहाँ होगा? पर्जिंग होगा यदि मान लीजिए एलपीजी का टैंक है, तो हवा से ही ना वॉश करना पड़ेगा, हवा मारना पड़ेगा, हवा से वॉश करना पड़ेगा, तब जाकर के वो साफ होगा। सिंपल सा बात है। तो होता है पर्जिंग। फ्लशिंग, पानी से धोना पड़ेगा। पानी से किसको धोना पड़ेगा? यदि डीजल, पेट्रोल या ऐसा कोई इक्विपमेंट है तो उसको पानी से वॉश करना पड़ेगा। आइसोलेटिंग, कोई भी ऐसा उपकरण है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा जो ऊर्जा के स्रोत है। एटमॉस्फेयर चेकिंग, आसपास के वातावरण को चेक करना पड़ेगा, जिसमें कोई टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन की कमी, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिसअसेंबली ऑफ इक्विपमेंट, डिसअसेंबली ऑफ इक्विपमेंट का मतलब होता है किसी भी इक्विपमेंट को तोड़ना या खोलना। डिसअसेंबल, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, उसका पुर्जा पुर्जा खोल के अलग अलग करके रख दिया, होता है डिसअसेंबली। और मेथड ऑफ रिपेयर, मरम्मत कैसे करना है। रीअसेंबली इंस्टॉलेशन, जो डिसअसेंबली था उसी का उल्टा है रीअसेंबली, मतलब वापस उसको कसना। तो रीअसेंबली या इंस्टॉलेशन। क्वालिटी कंट्रोल, ये जो कार्य होगा, गुणवत्ता उसमें क्या मेंटेन करनी है। प्रेशर एंड लीक टेस्टिंग, प्रेशर एंड लीक टेस्टिंग, ये कहा जैसे फायर हाइड्रेंट वगैरह है तो उसका प्रेशर टेस्टिंग होता है, प्रेशर दिया जाता है, राइट। प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सहन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेंट में हमको प्रेशर मेंटेन करना है 7.5 kg, और 4 kg पे लीक हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? लीक टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सर ऑक्सीजन सिलेंडर में भी तो हो सकता है ना? ऐसा मैं नहीं बोला था, मेरा बोलना है कि पहले एक पार्ट आया था कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसमें क्या है समझिएगा कि मान लीजिए कोई भी ऐसा मशीनरी है प्लांट, उसका टाइमिंग दिया हुआ है कि 2 बजे हो या 5 बजे सुबह में हो, या चाहे 9 बजे दिन में हो, चाहे 11 बजे दिन में, कि इस टाइम पे स्टार्ट होता है, और वहां पे उस समय कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट इस टाइम पे स्टार्ट होता है, हमको आने जाना है, पता होना चाहिए लोगों को। ये 2 बजे मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए बोला। अब जैसे मान लीजिए बॉयलर का लाइट अप हो रहा है, तो लाइट अप के टाइम में किसी को नहीं जाना चाहिए। अब जैसे बॉयलर आपका शट डाउन होता है और चलता है, ऐसा है, तो आपने पता किया कि वो हर मंडे को सुबह में 9 बजे चालू होता है, तो उस समय तो हमको नहीं जाना है वहां पे, राइट। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी आपको जानकारी इसलिए चाहिए कि आप वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जानकारी होगा, आप वहां पे जाएंगे और एक बड़े हादसा के शिकार हो जाएंगे।
समझ में आया? जी सर। यस यस तो सर। आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है प्री इंस्टेटमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड हैंडबैग प्रोसीजर्स। और उसके बाद देखिए सभी कार्य यदि हो जाता है ना, तो सभी कार्य होने के बाद परमिट आपको क्या करना है, वापस दे देना है कि हमने जितना भी काम था कंप्लीट कर लिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आप मशीनरी को चेक कर सकते हो और आप चला सकते हो, आप देख सकते हो। देखिए चिंता की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि दुनिया भर का इसमें बात हो रहा है, पता नहीं क्या करना है नहीं करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब सामान्य वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड है। मैं आपको एक एक तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। प्लांट में जाएंगे, ऐसा व्यवस्था दिखेगा तो आपको जानकारी रहेगा, तब प्रश्न कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर है, उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो प्रश्न कैसे पूछेंगे। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर परमिट भरा है, परमिट लेके आया, आपसे साइन करने, आप गए चेक करने, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप चेक करने गए, तो उस इंजीनियर से ज्यादा तो आप नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप सेफ्टी वाले पार्ट, अपने पार्ट जानते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, इसको सुधार किया, इसमें गड़बड़ी है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको प्रोसेस का जानकारी जरूरी है। कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है? तो सेफ्टी ऑफिसर होता है नॉलेज ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नॉन। उसको सभी चीज की जानकारी होती है, बट किसी चीज में उसकी मास्टरी नहीं होती है। जानता हो तो सब कुछ है, लेकिन किसी चीज का मास्टर नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल के बारे में भी जानता है, सिविल के बारे में भी जानता है, मैकेनिकल के बारे में भी जानता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानता है, फायर फाइटिंग के बारे में भी, हर चीज के बारे में उसको जानकारी रहती है। और आप जितना जानकारी बढ़ाएंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर को टेक्निकल जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार मैं कहता हूँ, जूता, हेलमेट और फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी नहीं है, राइट? तो वहां पे हमको इन्वॉल्व होकर और ज्यादा कार्य करना आवश्यक है। अब आ जाइए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में समझ लेंगे, फ्लो चार्ट कैसे कार्य करता है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से। सबसे पहले किसी भी कार्य मशीनरी में आपको काम करना है, कैसे कार्य करेंगे? पहला, रिक्वेस्ट ऑफ वर्क परमिट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको परमिट दीजिए, हमको कार्य करना है। पहला आप परमिट लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे परमिट लेने के लिए। अब आपने जब रिक्वेस्ट कर लिया परमिट लेने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ? रजिस्टर में एंट्री किया गया कि XYZ व्यक्ति को इस पंप में कार्य करने के लिए परमिट दिया जा रहा है। पहला काम, रजिस्टर में एंट्री इसलिए किया गया कि बहुत उसमें गणित है, कि कौन मेंटेनेंस कर रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हुआ था, ये सब पता चाहिए ना। हिस्ट्री चाहिए अपने को, जॉब कार्ड चाहिए, जॉब हिस्ट्री कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट किया और रजिस्टर में एंट्री किया। उसके बाद दूसरा, वो मशीन को बंद करना पड़ेगा ना, इक्विपमेंट आइसोलेशन करना पड़ेगा, राइट? तो इक्विपमेंट को आइसोलेट किया, ताला मारा, बंद किया, लॉक लगाया, ताला मारा, टैग लगाया। इशू ऑफ वर्क परमिट, उसके बाद परमिट को इशू किया कि ठीक है मशीन बंद हो गया, आप जाइए रिपेयर। रिसीव्ड ऑफ वर्क परमिट, उसके बाद जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, जा रहे हैं काम करने। परमिट टेकन बाय वर्किंग एजेंसी, और साइन करने के बाद जो वर्किंग एजेंसी वो परमिट ले लिया और चला गया काम करने यहाँ पे। अब क्या हुआ उसके बाद? जॉब एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन मतलब काम करना। अब वहां पे कार्य को कर रहा है, कार्य जब हो गया, जब एग्जीक्यूशन हो गया, इंश्योर रिमूवल ऑफ मैन टूल मटेरियल फ्रॉम साइट। अब वहां पे पूरा जो औजार, आदमी या जो भी मटेरियल है सब हटा लिया कि हमने काम कर दिया कंप्लीट। रिटर्न द वर्क परमिट, परमिट वापस दे दिया कि परमिट ले लीजिए। रिमूव आइसोलेशन, जो ताला मारा था उसको खोल दिया। टेक ट्रायल, और चला के देखना शुरू किया, चल रहा है ठीक से कि नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो ओके, क्लोजर ऑफ परमिट और नॉर्मल कर दिया जाएगा इक्विपमेंट। लेकिन ये भी हो सकता है कि ठीक नहीं हुआ हो, नॉट ओके। तो यदि ऐसा नहीं हुआ है फिर पीछे आ जाएंगे, इशू ऑफ वर्क परमिट, वापस दोबारा बोलेंगे जो परमिट दिया था उसको आप दे दीजिए वापस, काम नहीं हुआ है, या फ्रेश परमिट भी ले सकते हैं, फिर देखना पड़ेगा। प्राय वही परमिट हम लोग वापस ले लेते हैं। ट्रायल में यदि इक्विपमेंट सफल नहीं होता है तब फिर से वापस प्रोसेस शुरू होगा।
परमिट लिया, रिसीव किया, उसका परमिट ले कार्य पे गया, कार्य को कंप्लीट किया, फिर आदमी सभी टूल को हटाया, परमिट को वापस किया, आइसोलेशन रिमूव किया और ट्रायल में ओके हुआ तो परमिट क्लोज करके नॉर्मल, और नहीं फिर वापस पीछे। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? सामान्य वर्ड है। यस सर। आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य वर्ड है, कोई बड़े वर्ड नहीं है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो भैया। तो ये सुन पा रहा हूँ। हाँ, परमिट देना पड़ेगा ना उसको कि परमिट काम कंप्लीट हो गया, ट्रायल होगा। ट्रायल का मतलब ये है कि पूरा गाइडिंग वगैरह सब लगा के ही ट्रायल होगा ना, इसलिए परमिट वापस देना पड़ेगा। परमिट वही जो प्रोसेस वाला है उसी के पास रहेगा, वहीं पे हैंड ओवर कर लीजिए, परमिट ले लीजिए, काम हो गया है, अब आप चालू कीजिए। यस, तो ट्रायल होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यदि बार बार खराब हो रहा है तो बार बार पीछे आ जाएंगे, राइट। ये फ्लो सीट आपको देखो, ये याद करने का जरूरत नहीं है, देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही सिस्टम फॉलो होता है। मान लीजिए मेरे को मेंटेनेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, धर्मेंद्र के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे परमिट चाहिए, बोले हाँ ठीक है, लिख लिया रजिस्टर में, हाँ दे रहे परमिट। बोलेगा कहाँ काम करोगे, मैं बोला मोटर में रिपेयरिंग करना है, बोला ठीक है मोटर बंद करता हूँ, आइसोलेट करेगा, अब परमिट लिखेगा हमारे लिए, लिख लिया, अब हम उस पर साइन करेंगे, रिसीव किए, ओके, अब फाड़ के हमको दे देगा पेज, परमिट टेकन, हमने ले लिया, चले गए काम करने। अब हम काम कर लिए, जॉब एग्जीक्यूशन हो गया, फिर क्या करेंगे, हमारे जितने भी आदमी है, टूल्स है, मटेरियल है, सब कार्य क्षेत्र से हटा लेंगे, वापस आके बोलेंगे धर्मेंद्र परमिट ले लो, ताला हमने खोल दिया है, अब ट्रायल लो। ट्रायल चालू हुआ, दोनों आदमी के साथ उपस्थिति में ट्रायल हुआ, ट्रायल में ओके हुआ तो परमिट क्लोज नहीं हुआ है, परमिट सिर्फ वापस किया है। यदि ओके हो गया तो क्लोज कर देंगे और इक्विपमेंट नॉर्मल हो जाएगा, और यदि नॉट ओके हुआ फिर वापस कीजिए, फिर बोलेगा परमिट रखो और काम करो। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? यस, हाँ। ऑपरेशनल और इलेक्ट्रिकल, तो आपको क्या करना है, पूछना है, बात करना है, रिक्वायरमेंट है तो लेना है, फिर काम करना है। चलिए, तो ये डायग्राम था कैसे परमिट काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल है परमिट का। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा देता हूं कैसा होता है परमिट। ऐसे ही होता है परमिट, बहुत सारे छात्र फील नहीं कर पाते हैं परमिट कैसे होगा। सबसे पहले रहता है डेट ऑफ इशू, लोकेशन कहाँ पे कार्य करना है, सीरियल नंबर परमिट का, पर्पस ऑफ वर्किंग एट हाइट, वर्क एट हाइट का परमिट, किस लिए ऊंचाई पे काम करने वाले, नेम ऑफ द वर्किंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी, यानी कॉन्ट्रैक्टर है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, नेम ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन इंचार्ज, कौन लोग इंचार्ज रहेंगे इस कार्य का, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, और यहाँ पे 10 ठो नाम लिखा हुआ है, जो जो लोग कार्य करेंगे उनका नाम लिख सकते हो, या यदि ज्यादा लोग हैं तो आप 10 प्लस या 1+10 या 1+12 लिख सकते हो, या पीछे में नाम लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन ए, इसमें आप फॉलो करेंगे, राइट। कौन कौन से एजार्ड है, जैसे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है, यस नो एंड नॉट एप्लीकेबल, यस मतलब हाँ है, नो मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मतलब लागू नहीं है। अगला है ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, दिख रहा है ना सभी को, जूम कर लीजिएगा। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, यदि नहीं है तो नो। उसके बाद पूछ रहा है लेक ऑफ स्पेस, जगह का अभाव है क्या, है तो लिखना है यस या नो जो भी हो। उसके बाद फॉल ऑफ पर्सन, तो ऊंचाई पे कार्य होगा तो यस, आदमी को गिरने का खतरा है यस करेंगे। उसके बाद क्या है, अनगार्डेड एज, जो किनारा है उसमें रेलिंग वगैरह नहीं लगा है क्या, राइट। अनइवन फ्लोर या सरफेस, मतलब बराबर सरफेस है, ऊंचा खाला होगा तो आदमी गिरने का डर रहेगा, तो सरफेस बराबर है कि नहीं है, यस और नो। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ लोड, कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हाथों से शिफ्ट करना है, राइट।
अनसिक्योर्ड लेडर, लेडर को बांधा नहीं गया है, फ्रेजाइल रूफ या फ्रेजाइल रूफ है क्या? तो ये फ्रेजाइल रूफ क्या होता है? फ्रेजाइल रूफ जस्ट समझ लो जैसे फॉल सीलिंग वगैरह लगाते हैं ना, वैसे ही फ्रेजाइल रूफ होता है। हम लोग अंदर इन हाउस बना लेते हैं, कमजोर होता है तो उस पर नहीं चढ़ना है, वो नीचे गिर जाएगा सीधा। तो ये हैजार्ड हो गया, इसको ढूंढना है। फिर आगे आइए, लेडर्स के बारे में चेक कीजिए, इसके फोल्डिंग के बारे में चेक कीजिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बारे में चेक कीजिए, राइट। और यहाँ पे PTW इश्यूअर रिस्पांसिबिलिटी लिखा है, वो लिख रहा है, वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है। रिसीवर भी साइन करेगा, हाँ मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है, और दोनों साइन करेंगे, परमिट दे दिया जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे कार्य होता है और वापस काम हो जाएगा तो हैंडेड ओवर सबसे नीचे आकर के वो साइन कर देगा कि काम हो गया, परमिट ले लो, रोज हो चुका है और परमिट तो परमिट आपको मैं एक सैंपल भेजूंगा आज परमिट का। आज मैंने आपको 4 सैंपल भेजूंगा परमिट का। चारों सैंपल को आप प्रिंट आउट कर लेना, और प्रिंट आउट कर लेना या फोन में भी रख सकते हो, प्रिंट आउट में दिक्कत है तो, और उसमें पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो। जैसे ऐसे ही परमिट का 4 सैंपल आपको भेज दूंगा, एक एक वर्ड को पढ़िए और उसमें कोई दिक्कत होती है वर्ड पूछिए। जैसे एग्जांपल इसी में फ्रेजाइल रूफ आया या अनसिक्योर्ड लेडर आया, किसको आप नहीं समझते हैं, तो जिसको आप नहीं समझते हैं उसके बारे में आपको प्रश्न पूछना है, ये क्या है, ये क्यों लिखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर प्लांट में जाता है, उसको परमिट भरने नहीं आ रहा है, ये चिंता का विषय है। तो परमिट में एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ही से कोई लोग पूछे कि थोड़ा बताओ ना क्या होता है, और आपको जानकारी नहीं रहेगा तो उस केस में लफड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। ये मतलब एक कंपनी का फॉर्मेट है, तो डेट मोटा मोटी ऐसे ही रहता है। हो सकता है कुछ लाइन इधर उधर हो, कोई दूसरा कुछ पूछे, कोई दूसरा पूछे, लेकिन लगभग सेम जैसा फॉर्मेट रहता है। अलग हो सकता है, मतलब कॉपी नहीं रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है मुद्दा को जब आप समझ लोगे ना, जैसे मान लीजिए फ्रेजाइल रूफ आप समझ गए, तो चाहे फ्रेजाइल रूफ इस फॉर्मेट में रहे चाहे किसी और फॉर्मेट में रहे, आप तो समझते हो तो यस को कर दोगे, राइट। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। जी सर, भेज दीजिएगा चारों सैंपल। 4 परमिट आपको भेजेंगे, हॉट वर्क, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस और जनरल वर्क, और चारों परमिट को आपको फिल करना है। और उसमें से कोई डाउट होगी, एक मुद्दा जो आप नहीं जानते हैं वो मुझे पूछना है, ये क्या होता है। ओके सर। हाँ, बहुत सारे परमिट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है वर्क स्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है पता होना बहुत जरूरी है, क्या करने वाले, वर्क स्कोप क्या है। अब जैसे राहुल आया तो राहुल को बोला भैया आपको रूम नंबर 3 का पेंटिंग करना है, क्लियर हो गया उसका स्कोप, 3 में जाएगा पेंटिंग करेगा, स्कोप साफ है। रविंद्र आया बोला रूम नंबर 14 में तुमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, उसका स्कोप साफ है, करना क्या है क्लियर है। अब हम बोल दे कि धीरज को काम करना है, अभी क्या करेगा भाई, ये तो कंफ्यूज है। स्कोप क्लियर होना चाहिए कि करने वाला क्या है। रिव्यू, ड्राइंग और फ्लो शीट, यदि सिविल का काम चल रहा है, एक्सकवेशन होने वाला है, तो ड्राइंग पड़ी है कि अंदर से कुछ गया तो नहीं है, कोई इक्विपमेंट ऐसा कुछ अंदर से अंडरग्राउंड गया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको एक्शन प्लान बना के उसको कार्य करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आगे इंस्पेक्ट वर्क साइट, मैंने बोला प्लानिंग का पार्ट है कि जहां पे कार्य होना है उस कार्य क्षेत्र का जाकर के आप इंस्पेक्शन करें। उसका इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या हैजार्ड है, उससे बचने का क्या उपाय है। और जब वर्कप्लेस पे आप नहीं जाएंगे तो वास्तविक स्थिति का आपको अंदाजा नहीं लगेगा और आप जज नहीं कर पाएंगे कि वहां पे हो क्या रहा है, राइट। तो वर्कप्लेस पे जाना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से सावधानियां बरतनी है, क्या क्या करना है, ये पहचानिए, उसको करिए। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस,
रेगुलेशंस मतलब जो नियम कानून है उसको पूर्ण करना, कंप्लायंस करना। जैसे मान लीजिए ऊंचाई पे कार्य होगा तो इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ही ऊंचाई का कार्य होगा। ये नहीं कि बम्बू का इसके फोल्डिंग लगा दी उस पर चढ़ गए, नहीं, बम्बू का लगाए तो कंप्लायंस नहीं हुआ, फिर गड़बड़ कर दिया। फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही ऊपर चढ़ना है, ये कंप्लायंस हुआ रेगुलेशन कि 1.8 मीटर के ऊपर जब हम जाएंगे तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही जाएंगे, ये हो गया कंप्लायंस। ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, कैसे कार्य करना है, कंपनी के पास प्रोसीजर होना चाहिए या आपको बनाना पड़ेगा, नहीं है तो कि काम को कैसे करना है। प्रोसीजर नहीं रहेगा, करना है कुछ, करेगा कुछ। असाइन लिस्ट, यस विवेक, वो भी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, नहीं रहेगा तभी ना तो भेजा जाएगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता आप न करो। आप सब समझ जाओ, इतना मैं बता रहा हूँ, ये काम बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ही सामान्य काम है, सिर्फ समझने का प्रयास करो। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कैसे कार्य किया जाता है। फिर आगे कहता है कि असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी लोगों का कि किसको क्या करना है। ये देखो, रिस्पांसिबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं बार बार बताता हूं ना कि जैसे कोई कार्य अच्छा हो जाएगा तो सब कोई बोलेगा मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मामला बिगड़ जाएगा ना, उसकी बोलेगा हम यहाँ थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि रिस्पांसिबिलिटी असाइन होना चाहिए कि इस कार्य को देख कौन रहा है, जो अति आवश्यक है, राइट। फिर अगला पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसीजर। कम्युनिकेशन प्रोसीजर स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। कम्युनिकेशन प्रोसीजर में सिंपल सा आता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है और वहां पे कन्फाइंड स्पेस का कार्य चल रहा है। कोई प्लांट है और कन्फाइंड स्पेस का कार्य चल रहा है, तो कोई इमरजेंसी हो गया। अब इमरजेंसी हो गया और उस इमरजेंसी के दौरान आपको एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस की जरूरत है तो आपने किसी व्यक्ति को फोन किया जिसको आप जानते हो, वो कहा कि एम्बुलेंस तो मैं नहीं देखता हूँ, एक काम करो तुम सिक्योरिटी से बात करो। सिक्योरिटी को बात किया, बोला तो मैं नहीं देखता हूँ, आप एचआर को बात करो। ऐसे कार्यों में काम होगा वेस्ट, ऐसे कार्यों में समय का होगा नुकसान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हमको कोई रिक्वायरमेंट है तो किससे संपर्क करेंगे तो एक काम हो जाएगा, ये प्रोसीजर होना चाहिए। यानी हमको यदि फायर फाइटिंग की जरूरत है तो उस समय हम सेफ्टी ऑफिसर से बात करेंगे, वो लेके आ जाएगा, इधर उधर बात नहीं करना है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसीजर स्पष्ट होना चाहिए कि हमको किससे बात करना है और क्या बात करना है। यदि ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग क्लियर रखते हैं, तो बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना जरूरी है। समझ रहे हो? यस, यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि वर्क परमिट लेगा वो जिसको कार्य करवाना है। याद रखिएगा मेरे वर्ड, वर्क परमिट लेगा वो जिसे काम करवाना है, और वर्क परमिट देगा वो जो प्रोसेस का ओनर है। इस वर्ड को नोट करके रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, परमिट कौन देगा, परमिट कौन लेगा, ये बार बार कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसको काम करना है या करवाना है, वो दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे, परमिट का लेन देन करेंगे। और दूसरा जो मैं बात बोलता हूं कि परमिट देगा कौन, तो जो प्रोसेस ओनर है या इक्विपमेंट ओनर है वो परमिट को देगा। एक वर्ड और कम, यस, सेफ्टी ऑफिसर का अप्रूवल में सिग्नेचर नहीं होगा। सेफ्टी ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन कर सकता है और वेरीफाई करके अपना कमेंट डाल के साइन कर सकता है। वो परमिट रिसीवर और इशूअर नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? देखिए,
वो हम लोग बात करेंगे कौन इन्वॉल्व होगा कौन नहीं होगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन मेरा सिंपल सा बात है कि परमिट कौन देगा? जिसको काम करवाना है वो परमिट देगा। परमिट लेगा कौन? तो जिसको कार्य करना है वो परमिट लेगा। अब कौन परमिट दे सकता है, कौन ले सकता है, उसका ट्रेनिंग मैकेनिज्म है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है परमिट देने के लिए, क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है परमिट लेने के लिए, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। और एक पॉइंट है, कंप्लीट कर देते हैं, वर्क एग्जीक्यूशन। अब कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्लियर हो गया, किस कार्य के लिए किससे बात करना है, उसके बाद आपको वर्क एग्जीक्यूशन यानी कार्य को करना है, कार्य समाप्त हो जाएगा। अंतिम बात ये है। तो यहाँ पे 9 स्टेप। सबसे पहले करना क्या है पता होना जरूरी है। ड्राइंग होना चाहिए यदि एक्सकवेशन हो रहा है। वर्क प्लेस का आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए जाकर के, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा से संबंधित जो भी सावधानियां है बरतनी चाहिए। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, जो नियम कानून का आ रहा है उसका पालन करके काम होना चाहिए। डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, कार्य करने की पद्धति आपको बनानी चाहिए। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कौन क्या करेगा। कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, किस कार्य के लिए किससे संपर्क करना है पता होना चाहिए सबको। और उसके बाद आपको वर्क एग्जीक्यूशन करना है यानी कार्य को करना है। तो कल हम लोग देखेंगे वर्क एग्जीक्यूशन में क्या ध्यान देना है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, स्लाइड नंबर 15 तक। और उम्मीद है कि आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है समझ में आया होगा, राइट? तो कोई प्रश्न है तो पूछो। गुड मॉर्निंग। तो हमने अभी तक पढ़ा था वर्क परमिट सिस्टम में कि प्लानिंग का क्या रोल है। तो वर्क प्लानिंग में हमने देखा था, कंसीडर जो किया गया था वर्क प्लानिंग में, कि वर्क स्कोप, कौन सा एक्टिविटी को करना है आपको, रिव्यू ड्राइंग एंड फ्लो शीट। यदि आप एक्सकवेशन या प्रोसेस में कार्य कर रहे हैं तो आपको ड्राइंग या फ्लो शीट को रिव्यू करना होगा। इंस्पेक्ट वर्क साइट, जहां पे कार्य चल रहा है उस कार्य क्षेत्र को जाके इंस्पेक्शन करना होगा। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशंस, वहां पे सेफ्टी से संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या व्यवस्था ली गई है, उस सब का रिव्यू करना होगा। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, जो वहां पे कार्य करने के लिए नियम कानून है, कंप्लायंसेस है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस का मतलब ये हो गया कि एग्जांपल समझिए, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो बाइक पर चलाने के लिए हेलमेट चाहिए। तो यदि हेलमेट पहना है उसने तो कंप्लायंस हो रहा है, या नहीं पहना है तो कंप्लायंस। सिंपल सा बात है, तो इस चीज को आप थोड़ा समझ के लीजिएगा। तो कंप्लायंस का मतलब ये है कि जो नियम कानून बना हुआ है उस नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो होता है कंप्लायंस विद रेगुलेशन, राइट? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट, तो इस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद है डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, कार्य करने का बेहतर तरीका क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होगा वो आपको बनाना होगा। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, अच्छा ये प्रोसीजर्स क्या होता है एक बार थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, नए छात्र हैं। डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ इसके। जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छे होटल में खाना खा, बढ़िया होटल में, और वहां पे आप जो है पनीर की सब्जी, तो किसी अच्छे होटल में जाकर के आप पनीर की सब्जी खाते हैं और 3 दिन बाद फिर आपको इच्छा होता है कि वहीं जाके वही सेम सब्जी खानी है। तो 3 दिन बाद भी जाकर के जब पनीर की सब्जी खाते हैं तो वही टेस्ट आता है, कोई टेस्ट में बदलाव नहीं रहता है। जो 3 दिन पहले आपने खाया है आज भी वही टेस्ट है। लेकिन घर में यदि पनीर की सब्जी बने तो आज का टेस्ट अलग होगा, कल का टेस्ट अलग होगा, परसों का टेस्ट अलग होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। लेकिन होटल में अंतर नहीं पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पे खाना बनाने का प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए सब्जी बनानी है, कढ़ाई का टेम्परेचर 120 डिग्री आया या 80 डिग्री आया तो तेल डालना है। कितना तेल डालना है तो माप के डालना है, कितना डालना है वेट करके डालना है, नमक कितना डालना है वेट करके डालना है, कब डालना है घड़ी देख के डालना है। तो जब नियम कानून प्रोसीजर्स को फॉलो करके काम करोगे तो सेम काम होगा, एक्टिविटी सेम होगा। तो प्रोसीजर्स मतलब तरीका क्या है काम करने का, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। वहां पे कोई नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है मैटर नहीं करता है, कोई भी आएगा
वो क्या करेगा, पेपर उठाएगा, क्या लिखा हुआ है वही करेगा, राइट। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कोई भी बिस्किट खाते हैं, मान लो ब्रिटानिया गुड डे का मैं नाम ले रहा हूँ, तो गुड डे बिस्किट आप गुवाहाटी में खाओ या पटना में खाओ या जम्मू कश्मीर में खाओ या अंडमान निकोबार में, टेस्ट सबका एक ही आएगा। क्यों? बनाने का तरीका एक ही है। तो और बनाने वाला आदमी कोई भी हो, कहीं का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, टेस्ट सेम। तो टेस्ट सेम मतलब सिंपल सा बात है, प्रोसीजर बनाने का तरीका है। अब तरीका नहीं रहेगा, अनुमान पे बनेगा, तो आज कुछ और लगेगा, परसों कुछ और लगेगा, कल कुछ और लगेगा। तो कार्य का प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जो कार्य हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है कि इस XYZ काम के लिए जो है वही जिम्मेदार या मोहन जिम्मेदार है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसीजर, किस कार्य के लिए किससे बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए कि हमको जब इमरजेंसी होगी तो किसको बुलाना है, किससे संपर्क करने से काम हो जाएगा। नहीं तो नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, यदि आपको पता नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है, तो क्या करेंगे। आपको मान लीजिए कोई मेडिसिन खरीदना है, पहले आप स्वीट के दुकान में गए, मिठाई की दुकान, बोला दवाई चाहिए, बोला यहाँ नहीं मिलता है। फिर हार्डवेयर के दुकान में गए, बोला यहाँ भी नहीं मिलता है। फिर कपड़ा के दुकान में गए, बोलता है यहाँ भी नहीं मिलता है। फिर ग्रोसरी के दुकान में गए, बोला यहाँ भी नहीं मिलता है। क्यों घूमना पड़ रहा है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ संपर्क करने से दवा मिल जाएगा। लेकिन पहले ही बार में किसी मेडिसिन शॉप में गए, कहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसीजर मतलब क्या हमको चाहिए, तो किससे संपर्क करना पड़ेगा इमरजेंसी के दौरान, ये पता होना चाहिए। नहीं तो आप घूमते रहिएगा, इधर उधर कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट वर्क एग्जीक्यूशन, उसके बाद 9वां नंबर है काम होगा। ये प्लानिंग में 9th स्टेप काम स्टार्ट करने के पहले 8 ठो काम करना जरूरी है, फिर आपका काम होगा। अब चलिए आगे, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन। अब जो अंतिम वर्ड था ना एग्जीक्यूशन, इसके लिए फिर से 8 वर्ड है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन मतलब काम करना, एग्जीक्यूट करना, ऑपरेट करना, ये सब एक सेम वर्ड है। वर्क करना, ये सब एक ही वर्ड है, मतलब काम करना, एग्जीक्यूट करना। चलिए, कहता है प्रिपरेटरी वर्क, काम करने के पहले जो भी तैयारी है आप कर लीजिए। सबसे पहले जो भी तैयारी आपका है कर लीजिए। फर्स्ट इशू वर्क, अब तैयारी में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए प्रिपरेटरी वर्क का एकदम तैयारी, मान लीजिए आपको खेत में सरसों का फसल लगाने जाना है, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए सब लेना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। जाकर के कुछ नहीं है, जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो प्रिपरेटरी यानी किस टाइप का काम है, उस कार्य के लिए आपकी तैयारी। अब प्लांट वेल्डिंग मारना है तो वेल्डर चाहिए, वेल्डिंग मशीन चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर वॉचर चाहिए, ये सब चाहिए। वहां पे जाएंगे और तैयारी पूरी करके जाएंगे। पहला तैयारी होकर जाएगा। दूसरा स्टेप इशू वर्क परमिट, परमिट मांगेंगे, मुझे परमिट दो, मुझे कार्य करना है, फिर परमिट हम मांगेंगे। फिर सुपरविजन मॉनिटरिंग, उस कार्य को देखने के लिए जो रिस्पांसिबिलिटी तय की गई है वो मॉनिटरिंग करेगा, देख रहा है कि कैसा चल रहा है। फिर वर्क कंप्लीटेड, फिर कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद क्या होगा, टेस्टिंग, ट्रायल होगा कि जो काम हुआ था सही हो गया कि नहीं हो गया। जैसे आपका बाइक बनाने को दिए मिस्त्री को, बन गया तो क्या करता है, चला के देखता है, और जब ठीक है तो इक्विपमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हो गया, आप ले लीजिए, मशीन को चलाइए, राइट। प्री इंस्टेंट इक्विपमेंट और रिटर्न वर्क परमिट, फिर परमिट वापस दे देगा और हैंडबैग प्लांट और इक्विपमेंट, और पूरी तरह से प्लांट हैंडओवर कर देगा कि हमारा काम खत्म हो गया, मशीन चालू है, आप चलाइए, हम चलेंगे। तो ये काम करने वाले के लिए 8 स्टेप। पहला तैयारी करके जाएगा, परमिट लेगा, तीसरा देख रेख के लिए आदमी चाहिए, चौथा काम को कंप्लीट करेगा, पांचवा टेस्टिंग करेगा, सब सही हो गया, टेस्टिंग में सही हो गया, छठा काम पर मशीन वापस जैसा था वैसा कर देगा स्टार्ट करने के लिए, और सातवां परमिट वापस दे देगा, और आठवां प्लांट जो भी मशीन प्लांट इक्विपमेंट है प्रोसेस ओनर को दे देगा कि ये देखिए सब काम हो गया, आप मशीन हैंडओवर ले लीजिए, अब मैं चला। तो ये जो है 8 काम वर्क एग्जीक्यूशन में होता है। किसी को कोई डाउट? आगे देखते हैं। अब इशूअर रिस्पांसिबिलिटी, जो परमिट दे रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, समझ लेते हैं।
इशूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है इंस्पेक्टिंग वर्क एरिया, जहाँ पे काम कर रहा है उस एरिया का आप इंस्पेक्शन करें। ये तो पहले भी मैं बोला था। आइडेंटिफाई हैजार्ड, क्या खतरा है उसको पहचानिए। दूसरा, तीसरा डिफाइनिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां यहाँ पे बरतनी है कार्य करने के दौरान, ये डिफाइन करना जरूरी है। जैसे क्या सावधानियां हो सकता है, बिना फेस शील्ड का वेल्डिंग नहीं होगा, या बारिश चल रहा है अभी वेल्डिंग मत करो, हवा तेज है इरेक्शन मत करो। यानी आपको देख करके कार्यस्थल को सेफ्टी का कौन सा ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, जो कार्य चल रहा है ना, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है जिसमें सुरक्षित व्यवहार को प्रमोट करना है और असुरक्षित व्यवहार है उसको ठीक करने के लिए प्रेरित करना है, या काउंसलिंग करना है, कोचिंग करना है, एक्शन लेना है, जो भी करना है क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, जो पांचवा वर्ड है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वर्क परमिट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए और नहीं, अब जो कंडीशन दे रहा है वो कंडीशन नहीं लागू है, तो कंडीशन को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटिंग्विशर लाइए, क्रिएट हो गया। तो क्रिएटिंग वर्क कंडीशन का मतलब होता है वर्क परमिट कंडीशन का कि जो परमिट में लिखा हुआ है ना वो वहां पे होना जरूरी है। सिंपल सा, जो लिखा है वो होना चाहिए, नहीं लिखा है तो ठीक है। अगला, रिव्यूइंग वर्क परमिट विद एक्सेप्टर, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको बुलाइए। देखो भाई आपको कार्य करना है, जो भी सुरक्षा को करने सब हमने कर दिया है, मशीन बंद कर दिया है, एक्सटिंग्विशर रख दिया है, हाउसकीपिंग करवा दिया है, एरिया बैरिकेड करवा दिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, आप भी कर दीजिए। उसके साथ भी आप रिव्यू करेंगे, तब इशूइंग वर्क परमिट, तब उसको परमिट देंगे कि ले लो अब आप काम करो। और आठवां, काम हो जाएगा तो उसको बताना है इम्प्लीमेंटिंग हैंडबैग प्रोसीजर्स, आप परमिट वापस लाना, हम कार्यस्थल को इंस्पेक्शन करेंगे और परमिट उसके बाद क्लोज कर दिए। यहाँ पे भी कितना स्टेप है, 8। किसी को कोई डाउट है? यस, इसमें क्या है, सबसे पहला इंस्पेक्टिंग वर्क एरिया, यानी जहां भी कार्य होना है उस कार्यस्थल का सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन जाना है, वहां जाकर के देखना है, क्या देखना है, क्या स्थिति है वहां का। दूसरा, आइडेंटिफाई हैजार्ड, खतरे को पहचानना है, कौन कौन से खतरे हैं वहां। दूसरा, तीसरा, डिफाइनिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से सावधानियां यहाँ पे बरतनी है वो देना है। चौथा, अच्छे बिहेवियर, ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, कार्य करने का क्या सुरक्षित तरीका है, ऑब्जर्व करना, और यदि सुरक्षित है तो उसको ठीक करवाना। क्रिएटिंग वर्क परमिट कंडीशन, पांचवा, यानी परमिट में जो लिखा हुआ है वो वहां होना चाहिए। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितना लिखा है उतना चाहिए। रिव्यूइंग वर्क विथ परमिट एक्सेप्टर, परमिट एक्सेप्टर यानी जो परमिट लेने वाला है, आप तो किसकी बात हो रही है, इशूअर की बात हो रही है, देने वाले की बात हो रही है, लेकिन जो लेने वाला है उसके साथ भी बात करनी है कि देखो भैया जो जो रिक्वायरमेंट आपको है मैंने सब कुछ कर दिया है, आप देख लो। तब ये 6 काम करने के बाद 7वां में परमिट इशू करना है, ये परमिट देते हैं आप कार्य कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग हैंडबैग प्रोसीजर्स, और उसके बाद परमिट को वापस दे देना है कि आप ले लीजिए, काम हो गया, अब वो परमिट को क्लोज कर देना। किसी को कोई डाउट? 8 में ये जिम्मेदारी होती है उसकी। और देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना समझना है कि जो इशूअर है दिमाग में सेट कर लो, ये 8वां स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। वो वर्क प्लेस पे जाएगा, वर्क प्लेस पे जाकर के परमिट लेगा हाथ में और देखेगा वहां पे कोई हैजार्ड है क्या, हैजार्ड है तो उसको हटा दो, या क्या सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है वहां पे तो व्यवस्था करनी है। परमिट में जो जो लिखा है वो वहां होना चाहिए। वर्कमैन को सुरक्षा में काम करने के बारे में बताएगा,
जो काम करने वाले हैं उनको भी बता देगा कि देख लो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, आप काम कर सकते हो, तब परमिट देगा। ऐसे सामान्य भाषा में आपको समझ के रखना है, राइट। चलिए अब रिसीवर रिस्पांसिबिलिटी, जो परमिट ले रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। दे रहा है वो तो ठीक है, तो क्या है प्लांट में क्या होता है, जब कोई हादसा हो जाता है, किसकी गलती है, दिलखुश की गलती है, बुलाओ उसको। सुपरवाइजर बोलेगा सर मैंने इसको नहीं बोला थी, अपने मन से चढ़ा है। बोलेगा सर बोला था हमको तभी हम किए हैं। बोला हम बोलेंगे छत से कूदो तो कूद जाओगे, ऐसे जवाब मिलता है कई बार। तो इससे बढ़िया है कि आप जो है ना परमिट मिलता है तो वर्कप्लेस को आप भी समझ लीजिए तभी काम कीजिए। क्या कहता है परमिट टू वर्क सिस्टम रिसीवर रिस्पांसिबिलिटी में पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, कार्य को कैसे करना है, कार्य का प्रोसीजर्स क्या है उसको पहले आप समझिए, पहला काम। अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल हैजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, दूसरा उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से खतरा है और इससे बचने का क्या क्या उपाय लिया गया है, ये पता होना चाहिए काम करने वाले का। तब एक्सेप्टिंग द सेफ वर्क परमिट, तब उस परमिट को एक्सेप्ट करेगा। और ऑब्जर्विंग परमिट कंडीशन, सेम परमिट में लिखा है कि मल्टी गैस डिटेक्टर से गैस चेक किया है, बोले दिखाओ किधर है मल्टी गैस डिटेक्टर और कैसे चेक किया है, क्या स्कोर आया है, कंप्लाई विथ हैंडबैग प्रोसीजर्स, और काम समाप्त हो गया, परमिट वापस दे देंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, काम करने वाला रिसीवर होता है, या जिसके सुपरविजन में काम होता है वो भी रिसीवर हो सकता है। तो काम करने वाला का भी जिम्मेदारी है क्या, 5 जिम्मेदारी। पहला समझना है कि कार्य कैसे होता है, दूसरा वहां पे क्या खतरा है और उससे बचने का क्या क्या उपाय किया गया है, राइट। यदि परमिट सेफ है, काम करने जैसा है तभी एक्सेप्ट करना है, नहीं तो मना करना। अब जैसे मान लीजिए वहां पे इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, अब बोलता है ऊंचाई पे चढ़ के काम करना है, कैसे काम होगा, नहीं हो पाएगा, मना करना पड़ेगा वैसे परिस्थिति में। तो काम करने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो परमिट को पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझे, तब परमिट एक्सेप्ट करे। ऑब्जर्विंग परमिट कंडीशन, और परमिट में जो जो कंडीशन लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि मल्टी गैस डिटेक्टर से एयर चेक किया है, तो ऑक्सीजन परसेंटेज अपने से तो नहीं लिख दिया, मल्टी गैस डिटेक्टर आप देख सकते हैं कि है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है। या इसके फोल्डिंग में ग्रीन टैग लगाया है, तो ग्रीन टैग लगाना ठीक है, लेकिन ये भी देख लो कि इसके फोल्डिंग में लेडर लगा है कि नहीं लगा है, हैंडलिंग ड्रिल टो बोर्ड है कि नहीं है, इसके फोल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि पलटी मार देगा ऊपर चढ़ने पे, तो आपको भी देखना है, उसके बाद ही आपको परमिट एक्सेप्ट करना है। और कंप्लाइंग विथ हैंडबैग प्रोसीजर्स, और कार्य समाप्त होने के बाद आपका 3 जिम्मेदारी बनता है। पहला कि जितना भी प्लांट मशीनरी का गार्ड रिमूव किए हो या मटेरियल हटाए हो उसको वही लगा दो जहां से आप। दूसरा हाउस कीपिंग करना है, जो भी स्क्रैप टूल्स टेकल्स आपने लाया है वो सब कुछ आप बैग में भरिए, सफाई कर लीजिए। और तीसरा जो भी व्यक्ति आपके साथ कार्य करने वाले हैं सभी को उस कार्यस्थल से बाहर निकालिए। 3 जिम्मेदारी वहां पे होती है। पहला कि गार्डिंग, जैसे मान लो आप बाइक का मिस्त्री हो, वहां किसी का मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आया, सब कुछ किया, ब्रेक का कनेक्शन करना भूल गया, अब तो रोड पे जाएगा तो क्या होगा, उसका लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ी में से जितना जो आपने खोला है, बंद किया है, निकाला है, सब पहले लगा दो। प्लांट में भी सेम है, जो भी आपने किया है पहले आप उसे ठीक कर दो। और अभी तक जितना बताया उसमें कोई किसी को डाउट है? सर तो आज हम लोग यहीं स्टॉप हो।